हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 के अगर हम टीयर 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। टोटल शिफ्ट आपका 9 हुआ था पेपर 1 में, ठीक है। तो ये हमारा सेट नंबर 8 होगा, 8वां शिफ्ट नंबर है ये, ठीक है। इसके बाद एक शिफ्ट और होगा जो कि आपकी आखिरी होगी, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं कि सीपीयू का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप अगर सीपीयू का फॉर्म भरने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि पहला सवाल आपके सामने आ चुका है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो पहला सवाल क्या बोलता है देखिएगा। टोटल एस्टिमेटेड ईयरली एक्सपेंस आपको दे रखा है कि लगभग इतना जो है एक्सपेंस होते हैं टोटल, ठीक है। सब अलग अलग दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन के, किस पे कितना खर्च होता है परसेंटेज वाइज। तो आपसे कह रहा है कि हाउ मच परसेंट इज मोर एक्सपेंस ऑन रेंट देन ऑन एक्सपेंस ऑन अदर्स। तो अदर्स कहाँ पे तब देखेंगे, ये वाला अदर्स है जो कि 10% की बात करेगा, ये तुम्हारा अदर्स है, ठीक है। और रेंट की अगर बात करें तो रेंट तुम्हारा दो पहले होगा कि यहाँ इसकी बात कर रही है, तुम्हारा रेंट है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि रेंट जो है अदर से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो अगर ये 10% है तो कितना अधिक होगा 20%। आप मुझे बताओ, 1:2 का रेशियो मतलब 100% क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, 100% ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए आपको ये जो 3 लाख वैल्यू आपको दे रखा है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ गए बात। तो आइए चलते हैं नंबर 2 नंबर सवाल पे, ठीक है। एक पर्सन है जो सोल्व करता है 2 कार को 60,000 रुपये में प्रत्येक को। वन पे उसको 20% का लाभ होता है और दूसरे पे उसको 20% का लॉस होता है। तो आपसे कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस क्या होगा। जब भी जब भी गेन और लॉस का समान परसेंटेज आपको दे रखा होगा तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। यहाँ पे दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा है, ना कि कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता तो उस केस में परसेंटेज अलग हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है तो उस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और वो लॉस कितना होगा, 20 का 20%, यानी कि 4% इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम आप खुद से निकालो, नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड वॉन इतना इतना एंड इतना वोट्स। अच्छा, 3 लोग हैं, तीनों को अलग अलग इतने वोट्स आपको मिलते हैं रिस्पेक्टिवली, क्रम से आपसे कहा जा रहा है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। विनिंग को जो सबसे अधिक वोट मिला वो कितना है, तो आप बोलेंगे 11,628। तो 11,628 का जो है ये कितना परसेंट वोट है टोटल वोट का। टोटल से आपको करना पड़ेगा डिवीजन। तो हम पहले जोड़ते हैं, ये देखो 1,000, 8,000 और 11,000, यानी कि 19,000 हो चुका है, प्लस 100 और 600, 700 और 600, 1,300 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30 और 30, 60 और 20, 80। इस तरह से आप आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। 6 और 6 12, 12 8 20, समझ गए। तो 1,300 और 1,1400 और प्लस 19,000, यानी कि 20,400 बोल सकता हूँ भैया। तो 20,400 से हमने कर दिया डिवीजन। आपको निकालना है परसेंटेज, आप कर दो 100% से मल्टीप्लाई। तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, विनर का परसेंटेज, ठीक है, कि उसको कितना परसेंट वोट मिला है। आओ जरा काटे, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, ठीक है। 4 से ही कट जाएगा, 4 पचे 20, 4 एकम 4, ठीक है। 4 दूना 8, 3 छः 4 9 36, 0 4 7 28, ठीक है। अगर देखेंगे 17 से कट रहा है क्या, काट के देखते हैं, क्योंकि आंसर तुम्हारा दे रखा है 57 पॉइंट में है, नहीं तो कटने वाला होगा। 17 तिया 51 और ये 17 एकम 17, तो 12 जीरो यानी 120, 17 सत्ते 119 हो जाएगा और 1 जा, ठीक है। ये 3 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, 3 पचे 15, 3 सत्ते 28, 3 सत्ते 21, सॉरी। तो यहाँ बोलते 57% क्या हो जाएगा, ये टोटल वोट मिला है किसको, विनर को। आगे बढ़े, नंबर 5 पे आते हैं। राम के पास 12 हेन है और काऊ है 5। तो ये राम की कहानी है। फिर कहता है शाम, फिर एक श्याम की कहानी भी होगी, इतना हेन्स और इतना काउज है। प्रथम के पास इतना हेन इतना काऊ है, ठीक है। एक प्रथम भी है, 3 लोग हैं और विनय भी है। अच्छा भाई, विनय भी है एक और बंदा, इतना हेन और इतना काऊ है। तो आपसे कह रहा है कि हु हैज अ ग्रेटर रेशियो ऑफ हेन्स टू काउ, किसके पास ज्यादा रेशियो है। तो अगर हम ऐसे ना करके मैं ऐसे कर दूं, आर एस पी और ये वी, ठीक है मेरे भाई, इसको हटाओ जरा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे निकालो, ये 12:5, ये देखो क्या बन जाएगा 18:9,
और ये अगर बन जाएगा प्रथम की बात करूँ तो 4:8 और इसका हो जाएगा हेन अनुपात काऊ का ये 10 और ये 7 का रेशियो। तो आप जरा चेकआउट करें, दो दो को हमको अगर निकालना है हाईएस्ट रेशियो, तो मैं क्या करूँगा, ये करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 12×9 = 108, 18×5 = 90, यानी कि ये कट जाएगा। इन दोनों में ये बड़ा हो गया। फिर देखो 12×8 96 और 5×4 = 20, फिर से ये बड़ा हो गया। फिर देखिए 12×7 84 और 10×5 = 50, फिर से ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब राम के पास सबसे अधिक बड़ा रेशियो है हेन टू काउस का। आसान सवाल था, मुश्किल कुछ खास इसमें है नहीं। नंबर 6 पे आते हैं। एक स्फेयर है और एक अनदर सॉलिड हेमिस्फेयर है, हैव द सेम सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। आपसे कह रहा है कि सेम सरफेस एरिया है, तो अगर मैं स्फेयर की बात करें, स्फेयर का अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया का, तो कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4 × πr²। बोलिए। अगर हेमिस्फेयर की बात करें, यहाँ पे अगर सेम सरफेस एरिया दे रखा है मतलब टोटल की बात करेगा, तो हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो आप बोलेंगे 3πr²। 3πr²। तो अगर इन दोनों का रेडियस का मुझे चेकआउट करना पड़े, अगर दोनों बराबर हैं, अगर मैं स्फेयर को मान लूँ कि ये R1 है, ये मान लो कि R2 है, तो सवाल ये कह रहा है कि 4πr1² इज इक्वल टू 3πr2², यही कह रहा है। अब यहाँ से पाई और पाई खत्म हो जाएगा। बोलिए। तो अगर मैं R1/R2 निकालूं तो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए। तो पहले हम R1² और R2² निकालेंगे, तो आप देखेंगे 3/4, लेकिन जैसे अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट। तो ये तुमको R1 का वैल्यू √3 है और R2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तुम्हारा रेशियो मिल जाएगा। तो अगर तुमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के केस में क्या होता है, आप मुझे बताओ। 4/3πr³ और हेमिस्फीयर में 2/3πr³। समझ गए। तो अगर मुझे वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 निकालना है, तो ये बन जाएगा 4/3 × πr1³ और नीचे बन जाएगा 2/3 × π × r2³। क्या मैंने सही बोला? ठीक है। अब जरा देखो, पाई से मैं पाई काट लेता हूँ, 3 से 3 काट के हटाओ, 2 से 2 बार में, तो 2 टाइम्स r1³ यानी कि 3√3। बोलिए। नीचे r2³ यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8। ठीक है मेरे भाई, 2 से काट लो 4 बार में, यानी कि आंसर आ चुका है 3√3 = 4 और ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 पे तो मेरे भाई, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज ऑफ हाइट दे रखा है इज दिस। तो अगर CSA की वैल्यू कितनी है सिलेंडर के, आप बोलेंगे 660। इसका मतलब 2πr/h की वैल्यू कितनी है, 660। ठीक है। अगर हाइट तुम्हारा 15 है तो 15 से काटो, 15×4 = 60, 15×4 = 60। अगर 2πr की वैल्यू 44, इसका मतलब r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। आपने रट्टा लगाया होगा इस चीज का। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम होता है मेरे भाई πr²h। जब r की वैल्यू 7 होती है तो πr² 154 और h की वैल्यू 15, गुणा कर लो। 15×4 = 60, कैरी 6, 15×5 = 75 और 6 कितना 81, कैरी 8, 15 और 8 कितना होता है 23, 10 सेंटीमीटर क्यूब। इस सवाल का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। आगे बढ़े, आसान सवाल था ये वाला। नंबर 8 पे आते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा है, रेडियस का दिस अगर है तो हाइट अगर दिस है, तो आपको निकालना है 1/3 × πr²h। क्या आप खुद से नहीं कर पाएंगे? 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 4। बोलिए। तो यहाँ गुना कर लो, 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो 66×4 यानी कि 500, 22 यहाँ 66, 66 इंटू 4। अच्छा, हमसे मिस्टेक हो गई, हमने निकाल दिया वॉल्यूम। आपसे क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गई। तो यहाँ देखो, टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें किसी कोन का, तो आप जरा देखना एक बार। अगर ये कोन है मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर का πrl हो जाएगा और नीचे का πr² हो जाएगा। बोलिए। तो πr कॉमन, l + r। अगर तुम्हारा रेडियस 3 है और हाइट अगर 4 है, अगर तुम्हारा ये वाला रेडियस कितना है 3 है, हाइट अगर 4 है, तो ये l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। अगर 90 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3, l + r 5 + 3 यानी कि 8। सही है ना। तो 8 तरीके 24 × 22, 24 × 22, तो 24 कैसे होता है 576, लेकिन 2 बार कम करना मतलब 48 कम कर दो, यानी कि 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आते हैं। जूलिया एंड सोमा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन।
ठीक है, एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं और दोनों विपरीत दिशा में वॉक करते हैं। जूली वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन सोना। सोमा जो भी है, जूली का स्पीड जो है फास्टर है, सोमा से 4 किलोमीटर फास्टर है। आफ्टर 4 आवर्स दे आर 40 किलोमीटर अपार्ट। अगर ये 40 किलोमीटर अपार्ट हो चुके हैं 4 घंटे में, तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई, मैं कह सकता हूँ 4 घंटा कैसे आएगा? अगर ये अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या करेंगे बताओ? स्पीड हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, मुझे बताइए। यानी कि अगर सोमा को मान लिया हमने कि स्पीड अगर x है तो इसकी वैल्यू x प्लस 4 है, तो इन दोनों का आप जोड़ लो, यानी कि 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम कितना आ गया 4, समझ गए बात? और जरा काट लो इसको, 4 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 2x प्लस 4 की वैल्यू आ चुकी मेरे भाई 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। और x है किसका? ताप माना आपने किसको माना? सोमा को। और 3 प्लस 4 जूलिया कितना हो जाएगा? 7। समझ गए? आगे बढ़ते, इस बंदे ने 4 नंबर चूज किया, पता नहीं क्यों चूज किया। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। नंबर 10 पे आते हैं। अरविंद के पास 650 किलो ऑफ वेट है, गेहूं है, ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स 9% प्रॉफिट and the rest at 19% profit to get 15% profit on the whole. What is the quantity of wheat sold by Arvind at 9% profit? कुछ मात्रा 9% पे, कुछ मात्रा 19% पे, टोटल मात्रा 15% प्रॉफिट पे। क्या आपको ये एलिगेशन नहीं आता क्या? 4:6, इसी को बोलते हैं 2:3 रेशियो। तो आपसे कह रहा है कि 9% प्रॉफिट पे कितना किलोग्राम सेल किया? टोटल है 650 ग्राम, ठीक है, यानी कि 2, 3, 5 से तुलना कर देंगे। बोलिए, अगर आपको 9% का निकालना है, इसका मतलब 2 रेशियो की बात करेंगे, 2 से गुना कर दो, 13 पंजे 65, यानी कि 13 दूना 26, 260 के जी वीट सेल किया है 9% के प्रॉफिट पे। आगे बढ़े, 11 पे आते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस? क्या एलसीएम खुद से नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। अगर दिक्कत है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको काट लीजिएगा। तो 15/100, फिर नीचे करना 18/100, फिर करना 45/100। डेसिमल डेसिमल हमने बता दिया। अगर फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो एचसीएफ 100 आएगा, पता है आपको। 15, 18 और 45 का अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 90। आओ जरा काट लो, यानी कि 0.9 इस सवाल का एलसीएम हो जाएगा। हमने पूरा कर ही दिया। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 180 मीटर है 40 सेकंड लेती है क्रॉस कनेक्ट टनल को जिसका लंबाई कितना है? 500 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? ठीक है, तो जब कोई ट्रेन टनल को पार करेगी तो उन दोनों की लंबाई को पार करेगी, टनल भी और खुद की लंबाई को, यानी कि 680 की बात करेंगे, मीटर 40 सेकंड, इतना मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5। क्या मैंने सही किया? बिल्कुल ठीक। आओ जरा काट ले, 1 0 से खत्म कर लो, 2 यहाँ से और 9 यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं गुना ना करूँ, सॉरी डिवाइड, ये काटू नहीं, क्योंकि 5 दूना 10 से डिवाइड करना बड़ा आसान हो जाता है। तो 9 8 72, कैरी 7, 9 6 54 और 7 कितना होता है? 61। डिवाइड कर लो 61.2। अब समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों 2 से नहीं काटा था। दिस इज द आंसर। नंबर 13 पे आते हैं मेरे भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर हमें साइन स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर 39 बनेगा, तो साइन स्क्वायर 39 प्लस कॉस स्क्वायर 39 की वैल्यू 1। ठीक वैसे ही कॉस प्लस साइन की वैल्यू 1, तो 1 + 1 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू इन दोनों का सम अगर 90 है, इन दोनों का सम अगर 90 है मेरे भाई, जो कि यहाँ पे 90 नहीं है, तो ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। यहाँ पे दोनों का सम 90 होना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई? अगर 10 इंटू 10 बी 1 होता है, किस केस में इन दोनों का सम तो 100 हो जाता है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। 90 वाले केस में क्या होता है कि आप उसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। 75 नहीं बल्कि 65 होना चाहिए, फिर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रखी है, जो कि ताकि आप इसकी वैल्यू आप 1 कह सके और 3 + 1 की वैल्यू आप 4 कह सके। बाकी आप एक बार चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि कैसा है, इसमें क्या गड़बड़ी है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है। आगे देखते हैं, नंबर 14 पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज ग्रेटेस्ट? कौन सा सबसे बड़ा है? 2/5, 7/10, 5/4
6 और ये 1/3। आओ जरा चेकआउट करें। 20 और 35 ये निकल गया आगे, काट के हटाओ। 7 छक 42 और 50 ये कट गया, 50 वाला सही रखो। ठीक है, 5 3 15 और 6 कम 6 यानी 15 वाला क्या निकल गया, आगे निकल गया। तो 5/6 इज द आंसर। एलसीएम फिर से निकालो, आसान शिफ्ट लगता है मुझे। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ दिस एंड दिस। हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगा जिसको हम यूज कर पाए ताकि हम मेजर कर पाए एग्जैक्टली लेंथ कौन सा, 315 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर और ये 685 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देखेंगे सब में हाईएस्ट जो फैक्टर है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। इस लेंथ का अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, इसको हम कंप्लीटली कट कर पाएंगे। इससे बड़ा लेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर ये संख्या के अंतिम में 5 है या 0 है तो ये संख्या या तो 5 से कटेगी या 10 से कटेगी। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम की बात करूं तो समझ गए। तो यहाँ पे एक 10 से कटेगा तो एक इसको भी कटना चाहिए, यानी कि इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। नंबर 17 पे आते हैं। अगर इसकी वैल्यू है 10 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैं कह सकता हूँ कि x/y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 12। या फिर ऐसा क्यों करना है मेरे भाई, ऐसा क्यों करना है, ये तो कट जाएगी 4 से 4, यानी कि x/y की वैल्यू 3/1। ठीक है, अब चूंकि ये भी रेशियो का सवाल है तब x की जगह पे 3 और y की जगह 1 पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी ऑटोमेटिक आपको। 3 दूना 6 + 3 और ये बन जाएगा 3 - 2, यानी कि 9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही घटिया लेवल का सवाल अभी तक हम लोगों ने देखा है। एक भी सवाल मुझे ढंग का लगा नहीं अभी तक फिलहाल इस सीपीयू के शिफ्ट में। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन 5,000 रुपीज एंड टू सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 15 और 25% ऑन द सेम अमाउंट इज व्हाट। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कैसे पैदा होगा। तो आप देखो जरा, अगर एक डिस्काउंट तुम्हारा 30% है तो ये वाला कितना बनाता है, एकल छूट। तो आप देखिए 25 + 15 यानी कि 40 और माइनस करेंगे 25 का 15%, 25 का 15% यानी कि 3.75%। समझ गए? तो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 36.25%। क्या मैंने सही बोला? इन दोनों का डिफरेंस चेक करो तो आप बोलेंगे 6.25% और यही निकालना है किसका, 5,000 रुपए का। क्या आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल। परसेंट का मतलब 2 जीरो खत्म। बोलिए, डेसिमल को हटाया नीचे 100 कर दिया, 50 दूना 100 काटो जरा, 312.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दो सर्कल है जिसका सेंटर है पी एंड क्यू ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टच करते हैं ईच अदर को इंटरनली। अगर इंटरनली टच करेंगे तो कैसे हो पाएगा, देखो जरा, मैं जरा फिगर के लिए मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। इंसर्ट नहीं, ड्रॉ ऑटोमेटिक से। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा सर्कल। बन गया ना सर्कल, थोड़ा फिर से सही से कर लेता हूँ। देखो जरा, ये तुम्हारा है सर्कल। ठीक है, और एक और सर्कल कह रहा है जो 4 सेंटीमीटर का इंटरनली एक दूसरे को टच करेंगे, इंटरनली एक दूसरे को टच करेंगे। फिर से कर लेता हूँ। अरे यार ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार हो जाए बढ़िया से। ओके, है ना, समझ गए बात को। ये ऑटोमेटिक शेप का ये मतलब हुआ कि आप अगर सिर्फ शेप दिखाओगे तो बना देगा फिर। तो यहाँ पे कहीं सेंटर हो जो कंसेंट्रिक है, ऐसा कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है। कंसेंट्रिक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, मिस्टेक हो रखी है क्या मेरे से? दो सर्कल है जिसका सेंटर है पी एंड क्यू, अलग अलग सेंटर है। अच्छा ठीक है, जो एक दूसरे को जो है टच करते हैं इंटरनली, तो बड़े वाले का सेंटर यहाँ होगा, तो बड़े वाले को मैं कह सकता हूँ, और छोटे वाले का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। बताइए, तो बड़ा वाला का जो लेंथ है रेडियस का वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। और छोटे वाले का यहाँ से अगर तुम चेक करोगे तो बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, वेयर इज पी क्यू। ये तुम्हारा पी है, ये तुम्हारा क्यू है। मिट्स द बिगर सर्कल एट ए एंड बी। अगर मैं इसको मिलाऊं, ये सवाल कह रहा है कि अगर इसको बाइसेक्ट करूं तो जा करके ये बिगर सर्कल को मिलता है ए पर और बी पे, ए पे और बी पे। देन द वैल्यू ऑफ ए बी, इस ए बी की लंबाई क्या होगी आपसे पूछ रहा है। ये बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से। दिमाग लगाएंगे, आपके सामने करेंगे।
अभी तक इस का ये पहला सवाल जो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगेगा। आइए शुरू करते हैं, कुछ खास नहीं होगा मुझे लगता है। अगर यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगा। तो अगर ये 4 है, तो इसका लेंथ कितना होगा? 2 होगा। अगर ये बाइसेक्टर है मेरे भाई, तो इसका लेंथ 1 होगा। अगर ये 1 है मेरे भाई और ये पूरा 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? 7 होगी। बोलिए, 7 होगी। ठीक है। या फिर अगर 7 से अगर कोशिश ना भी करूँ, 7 की ज़रूरत है भी नहीं अगर देखा जाए, मैं सिर्फ इस 1 को लेके चलूँ, तो इस सेंटर से अगर मैं इसको मिलाऊंगा ना इसको, तो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी बिगर सर्कल का रेडियस ही तो होगा। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो सामने वाला बन गया हाइपोटेनस, यानी कि अगर हम ए से इस पॉइंट को मान लिया हमने ओ, तो एओ की लंबाई कितनी होगी? 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट, बोलो, यानी कि एओ की लंबाई आ चुकी है अंडर रूट 35। अगर मुझे ए बी निकालना है तो डबल हो जाएगा, यानी कि 2 रूट 35 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिगर ड्रॉ हो गया, तो ज्योमेट्री में दम आधे हो जाते हैं, उसके आधे कीमत रह जाती है। समझ गए? ये हमने देखा है एग्जाम हॉल में। आगे बढ़ते हैं, 20 पे आते हैं। द मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय इज दिस, 26,500। हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 22,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीज, 26,500 कमाया, 22,000 खर्च कर दिया, यानी कि उसके पास 4500 रुपये सेविंग मोड पे है। आपसे कह रहा है कि अगले साल उसका इनकम बढ़ जाता है 20% से, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 15% से, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा सेविंग में? जब मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो मुझे इस बड़ी बड़ी वैल्यू से मतलब ही नहीं है, मैं काट के छोटा कर लूंगा इसको। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, 5 से कट रहे हैं, 5 पच्चे 25, 5 तिया 15, बोलिए ना। ये देखो जरा, अच्छा ये नहीं कट रहा, सॉरी कट रहा है, 5 चौका 20, 5 चौका 20, सेविंग कितना हो जाएगा? 5 9 45, सही है ना जोड़ने पे? हाँ सही है। तो अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारा अगर इंक्रीमेंट हो रहा है मेरे भाई कितना, तो आप बोलेंगे 20% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 5.3 इंटू 2, यानी कि 10.6 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी ये वैल्यू बन गया 63.6। क्या मैंने सही बोला? एक्सपेंडिचर बढ़ गया 15% से, यानी कि 44 को अगर बोलेंगे तो 4.4 प्लस 2.2 यानी कि 6.6 बढ़ जाएगा। ये वैल्यू बन जाएगा भैया 50.6। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो तुम्हारा सेविंग मोड पे आएगा, यानी कितना आ जाएगा 63.6 माइनस दिस, यानी कि 13। कितने का आपका इंक्रीमेंट हुआ? तो आप बोलेंगे 4 का इंक्रीमेंट हुआ, किस बेस पे? 13 के बेस पे। इंटू कर लो, सॉरी माई मिस्टेक, 4 का इंक्रीमेंट हुआ, 9 से बढ़ के 13 हो गया, तो 4/9 इंटू कर लो 100%, इंटू कर लो भैया 100%। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? तो ये परसेंटेज इंक्रीज है किसका? सेविंग का। ठीक है ना? आओ जरा करें, 400/9, 9 चौका 36, 4 जीरो 9 चौका 36, फिर 4 बच गया ऊपर, या बटा 9%, 44 इंटीजर 4/9% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ते हैं, 21 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन दिस माइनस कॉस दिस। अगर इन दोनों का सम 90 हुआ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। समझ गए? 50 प्लस 40 यानी कि 90, और ये एक कट जाएगा मतलब 90 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 इस साल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम चेंज करोगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। 22 पे आते हैं। एक सम जिसका अमाउंट है 7,656 रुपये 4 साल एंड 4 years एंड टू दिस इन 5 साल एट सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम। तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या आपसे पूछ रहा है? मैंने मतलब ये सवाल ये कह रहा है कि प्रिंसिपल कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन वैल्यू कुछ भी रही होगी, 4 साल में वो अमाउंट इतना बन जाता है और 5 साल में इतना बन जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 साल में जो इंटरेस्ट है वही तो ऐड हुआ होगा इसमें, यानी कितने का इंक्रीमेंट है आप देखो जरा, तो 7656 है, यानी कि इसको 8,000 बनाने पे कितना हो जाएगा? 344, और प्लस करेंगे 120, कितना हो जाएगा? 3 एक 464। ठीक है, इतना आपका इंक्रीमेंट हो गया 1 साल में। तो मुझे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे पहले पी निकालना पड़ेगा। तो अगर ये 4 साल की कहानी, तो मैं क्या करता हूँ, 4 साल से गुणा कर लेता हूँ। 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1840, और 16 1856। इतना हम अगर कम कर लेंगे इस वाले में से, 7656 में से, तो आप क्या पाएंगे कि 5800।
और ये कुछ और नहीं बल्कि प्रिंसिपल की वैल्यू होगी। बोलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है मेरे भाई, तो आप बोलिए इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 464 रुपया, और 21 बेस पे 5800 पे। निकाल दीजिए वैल्यू इंटू 100%। क्या मैंने सही बोला? 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, पूरा पूरा कट जाएगा भैया 8 बार में। 5 अट्ठे 40, 8 अट्ठे 64, यानी कि 8% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सवाल आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। नंबर 23 पे आते हैं। अगर a माइनस ए की वैल्यू अगर 4 है, तो इसमें मुझे यहाँ से यहाँ पूछना है, अगर बीच माइनस को प्लस करना है तो स्क्वायर करो, प्लस 4 करो और इसका अंडर रूट करो। तो 20 को अगर तुम तोड़ोगे तो 4 इंटू 5 यानी कि 2 बाहर और रूट 5 अंदर ही रह जाएगा। नंबर 24 पे आते हैं। बिपिन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 दिन। ये बिपिन की कहानी। अगर वैभव की बात करें तो ये 3 दिन में करेगा, और चिराग की बात करें सेम वर्क 6 दिन में करेगा। टुगेदर काम करेंगे तो कितना डेज लगेगा? बहुत ही आसान सवाल, 6 हो जाएगा इसका एलसीएम। इफिशिएंसी की बात करो 3:2:1, 3 2 5 1 6 से कर दो डिवीजन, यानी कि 1 दिन में काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बेहद ही आसान सवाल। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतने और इतना का कितना हो जाएगा? तो 30 और 20 50, और माइनस कर दो या तो 30 का 20% या तो 20 का 30%। बात तो से मैंने कि 6 कम करेंगे तो 44% क्या हो जाएगा? इसका एकल डिस्काउंट हो जाएगा। एलसीएम निकालना है इन दोनों का। अगर एलसीएम निकालना है तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो जो कॉमन होगा उसमें से एक निकालेंगे, जो बच जाएगा उसको दोनों से गुना कर देंगे। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसको फैक्टराइज करके तोड़ दो। तो अगर यहाँ 15 है मेरे भाई, अगर यहाँ 15 तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 इंटू 5 यानी कि -3x और -5x, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं x-3 और x-5। बोलिए, इसको हम कैसे तोड़ेंगे? तब देखो 5 इंटू 1 यानी यहाँ लिखेंगे -5x। ये हम कैसे तोड़ेंगे? तो मिस्टेक हो जाएगी, -5 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे करना पड़ेगा भैया 3 इंटू 2। अब सही है ना? तो ये बन जाएगा -3x और -2x। क्या सही है? तो अगर तुम इसको देखोगे तो यहाँ से देखो x-3 और ये बन जाएगा आपका x-2। तो जो कॉमन है उसमें से एक निकाल लो, और जो नहीं हो रहा है उसको तुम से मल्टीप्लाई कर दो, x-5 और x-2। ये तुम्हारा कुछ और नहीं बल्कि एलसीएम बनेगा, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। एवरेज ऑफ 45 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 39। लेटर ऑन, ऐसा पाया गया कि 65 को 56 पढ़ लिया गया, मतलब ज़्यादा को कम पढ़ लिया गया। इसका मतलब उसका एवरेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो करेक्ट एवरेज क्या होगा? तो कितना अधिक पढ़ लिया गया? तो आप बोलेंगे 9 अधिक पढ़ लिया गया। किस पे? 45 नंबर में 9 चूंकि कम पढ़ लिया गया है, तो इतना मुझे अधिक करना पड़ेगा पूरे एवरेज में। तो आप देखिए 1/5 इसको बोलते हैं भैया 0.2। 0.2 यानी कि पहले एवरेज था 39, इतना से बढ़ जाएगा यानी कि 39.2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये है डेविएशन का कमाल, फास्ट तरीके से आप कर पाएंगे। रॉबर्ट टेक्स ट्वाइस एज मच एज टॉम एंड थ्राइस एज मच एज टाइम एज जॉर्ज टू कंप्लीट अ वर्क। ये है रॉबर्ट, ये है टॉम और ये है जॉर्ज। ठीक है, तो जॉर्ज से दुगना काम लिया, सॉरी इस समय की बात कर रहा है। अगर मैं टाइम का रेशियो लिखूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टाइम का रेशियो लिखूंगा तो जो रॉबर्ट है वो दुगना समय लेता है, और टॉम से तो 2:4 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 गुना चाहिए, यानी कि अगर ये 6 करूँ तो ये 2 कर लेता हूँ, और टॉम अगर आधा है तो इसका आधा कर लेता हूँ। क्या मैंने सही किया? हाँ, अब सही है। इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट इन 23 आवर्स, देन फाइंड द टाइम दैट टॉम विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तीनों मिलके, यानी पहले मुझे निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी, यानी कि 1/6 1/3 यानी कि 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए, तो क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम 12 से कर दो मल्टीप्लाई। बोलिए, तो ये बन जाएगा 6 दूना 12, 3 चौका 12 और 2 छक 12। बोलिए ना। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ, 4 6 10 और 2 12 इंटू कर लो 23 घंटा, टोटल वर्क हो गया। अगर मुझे टॉम का निकालना है तो 4 के एफिशिएंसी से हम कर देंगे डिवीजन, तो 4 तियाँ 12 यानी कि 69 घंटे में काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा बाई टॉम। बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं इस शिफ्ट में, पता नहीं इतने आसान क्यों है। दो मेटालिक बॉल्स हैं P and Q आर सच दैट
द डायमीटर ऑफ P इज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ Q। अगर हम बात करें डायमीटर ऑफ P एंड Q का, चाहे डायमीटर बोलो चाहे रेडियस बोलो, बात तो सेम हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ P अपॉन रेडियस ऑफ Q, तो आप बोलेंगे 4 टाइम्स अपॉन 1। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम मुझे निकालना पड़े तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि मेटालिक वॉल्स है। तो 64 अपॉन 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। इतना मीटर दौड़ता है रेस में, इतना सेकंड में मीटर स्पीड निकालनी है। 750 अपॉन 54 इंटू 18/5, 18×3 = 54, 5×3 = 15, 5×5 = 75, 50 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 2 concentric circles the radius of the outer circle is 6 and the chord PQ of the length 10 centimeter is tangent to the inner circle. Find the radius of the inner circle. सवाल आपको समझ में आ गया होगा, मैं नहीं आ गया तो मैं समझाता हूँ आपको, देखना जरा। ये तुम्हारा एक सर्कल है, ठीक है मेरे भाई। इसके अंदर एक और सर्कल है जो कंसेंट्रिक है, और कंसेंट्रिक है ऐसा कुछ कह रहा है, लेकिन ये टच कर रहा है ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और सर्कल का निर्माण करता हूँ यहाँ पे जो कंसेंट्रिक हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा बीच में क्या हो जाएगा, सेंटर। दोनों का सेंटर क्या हो जाएगा, सेम, उसी को बोलते हैं कंसेंट्रिक। बड़े वाले का जो रेडियस का लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। बोलिए, एक टेंजेंट है जिसका लंबाई है 10, मान लिया हमने उसको ए बी मान लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लंब को डालेंगे तो ये आर होगा और ये तुम्हारा 90 होगा। बताइए मेरे भाई, क्या मैंने सही बोला? ये तुम्हारा 5 होगा। अगर ये 6 है तो यहाँ से यहाँ मिलाओ चाहे इस पॉइंट से मिलाओ, 6 ही रहेगा, क्योंकि मेरा रेडियस बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है। तो अगर मुझे इस आर को निकालना है आपसे, अगर फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, तो आप मुझे बताओ 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, इसी को बोलेंगे हम 36 माइनस 25 यानी कि अंडर रूट एल का सेंटीमीटर। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। नंबर 32 पे आते हैं। सिंप्लीफाई करिए भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ जरा सिंप्लीफाई करें। तो भाग करने के पहले मुझे गुना करना पड़ेगा क्योंकि ऑफ है। 24×3 = 72 को अब नीचे लाओगे तो 18×4 = 72 यानी कि 1/4 हमको यहाँ बच गया, माइनस माइनस। ये देखो -1 गुणा किया तो -2, लेकिन यहाँ मुझे पहले भाग करना पड़ेगा तो नीचे आएगा, यानी कि 3/2 और इंटू कर लो, -1 इंटू 2 यानी कि -2। सही है, दो दो काट दो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस कर लेना बाद में। पहले करो प्लस, यहाँ पे 3×5 = 15 और 3 ऊपर यानी कि 1/5। सही है ना, यानी कि 1/4 + 2 + 1/5। एलसीएम कितना, 20, यानी कि 5 + 10 + 4, यानी कि क्या मिस्टेक कर दिया हमने। अच्छा, माय मिस्टेक, यहाँ पे हो गया ये 10 क्यों, 60 ना, 5 + 20 = 40। फिर मिस्टेक हो गई क्या, 4 × 5 = 20, 5 × 5 20 × 40, 5 × 4 = 20, ये तो 49 आ रहा है मेरा। क्या मिस्टेक कर दिया हमने, कुछ तो मिस्टेक हुआ है मेरे से। हाँ, मिस्टेक ये हो रखा है कि यहाँ पे हमने 3 को ना 2 लिखा हुआ है, तो 3 लिखो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक 60 बन जाएगा। तुम्हारा आंसर कितना होता है, 69/20। आसान सवाल में गलतियां हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 33 पे आते हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप, वन ऑफ व्हिच डायगोनल इज दिस, लेंथ ऑफ perpendicular from the opposite vertices are this and this, 1/2 into base into height। दोनों का बेस तो सेम होगा 20, यानी हाइट का सम करना पड़ेगा। 12×18 कितना हो जाता है, 30, गुना कर लें 10 बार में, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे पर इस बंदे ने चूज ही नहीं किया, पता नहीं क्यों, आसान सवाल क्यों छोड़ देते हैं लोग। ऑन व्हीकल है, आपसे क्या कह रहा है कि डो नॉट ऑन व्हीकल। सवाल क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स डू नॉट हैव ऑन अ कार। कितने लोग जो हैं उनके पास गाड़ी नहीं है। ठीक है, तो अगर देखोगे 30, 20, 50, ये बन जाएगा 35 और ये है 20, नहीं होने का संख्या कितना हो जाएगा, 95। तो 95 बेस है, टोटल का जोड़ लो, तो 35 जोड़ा 130 और 70 यानी कि 200। बोलिए, इंटू 100% निकाल दो। ये परसेंटेज ऑफ वैसे लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे फिर तो आंसर ही नहीं आएगा।
In a survey, 200 respondents were asked whether they owned a vehicle or not. The responses are tabulated below. What percentage of respondents do not own a car? Do not own a car. अच्छा 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 अच्छा, माई मिस्टेक। यहाँ पे जो है ना, ये स्कूटर है और ये दोनों है। मेरी मिस्टेक हो गई, मेरे से होती है कभी कभी। यहाँ मुझे लगा जिसके पास व्हीकल नहीं है मुझे वो निकालना है, लेकिन ये सिर्फ कार की बात कर रहे हैं। मतलब स्कूटर को भी मुझे शामिल करना पड़ेगा नीचे वाले केस में, समझ रहे हो? यानी कार सिर्फ इस वाले लोग के पास है और जो बोथ है उनके पास है, यानी कि 35 और 20, 55। बाकी जो 145 लोग उनके पास कार तो नहीं है। आउट ऑफ 200 इंटू कर लो 100%। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास कार नहीं है। ठीक है, नोट लगा दिया हमने। 2 जीरो काट लीजिए। 2 से किया डिवीजन। 72.5% लोग के पास कार नहीं है। स्कूटर है बट कार नहीं है। 35 पे आते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 7, ठीक है, जो तुम्हारा ये है, इन फ्रॉम स्कूल यू, ये तुम्हारा ये है, मतलब कि इसकी बात कर रहा है। इज व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द क्लासेस टुगेदर फ्रॉम द स्कूल। अच्छा, ये कितना परसेंटेज है इस पूरे स्कूल की बात करूं तो, मतलब इस यू से क्या परसेंटेज है? तो 15 16 31, 31 16 कितना होता है? 47। सब 16 ही है क्या? 16 चौका 64 और 16 पच्चे 80, 16 छक 96, 2 1 3 का मूल 93 और प्लस करना है मेरे को 2 और 1 3, यानी कि 933। 933 इंटू कर लो 100%। तो 16 छक 96, ये लगभग 1/6 से थोड़ा सा कम है। तो 15-16% के आसपास इसका आंसर होने वाला है। देखते हैं जरा। 17% है तो आंसर थोड़ा नजदीक है, तो आप जरा गुना कर लेते हैं। 162/933 इंटू कर लो 100%। ठीक है, अगर 3 से काटूंगा तो कटेगा क्या? 3 पचे 15, 3 चौका 12, 3 1 1। अब नहीं कटेगा तो मैं क्या करूंगा, देखो जरा, 54 को गुना किया तो बन गया 5400। ठीक है मेरे भाई, 5400 बटा 311। एक बार काटा हमने तो 311 हो जाएगा, यानी कि 229 बच गया। इंटू जीरो कर लो, यानी कि 3 सत्ते 31 और 11 सत्ते 17, 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17.36। अपन देखा हमने, फटाफट टिक लगाया और निकल गया यहाँ से। सवाल में दम नहीं है, ठीक है, मजेदार सवाल नहीं है अभी तक। ठीक है, एक सवाल अच्छा था, जो पहले वाला सवाल था एक, है ना, ज्योमेट्री का सवाल, दोनों सर्कल वाला। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज द सेल्स ऑफ व्हीकल्स लोएस्ट ओवर द गिवन पीरियड। अगर हम बात करें किसी पीरियड में सबसे कम सेल किस साल में हुआ, ठीक है, सिर्फ एक ही लॉजिक है कि आप सबको जोड़ के देखो, जिसका सबसे कम वैल्यू आएगा उस साल को हम बोल देंगे उस साल में क्या होगा, सबसे कम सेलिंग हुआ। तो ऑप्शन चेक करके मैं बता सकता हूँ कि इसमें क्या सबसे कम सेलिंग हुआ। आप गुना करके देख लेना, गुना बोल रहा हूँ, जोड़ के देख लेना, बहुत ही आसान सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। अगर साइन प्लस कॉस की वैल्यू ये है तो साइन माइनस कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको मान लिया हमने कि एक्स के बराबर है, तो आपने रखा होगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। फिर नीचे देखो, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा क्या हो जाता है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि 11/9 प्लस कर लो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। 2 माइनस 11/9 का अंडर रूट, यानी कि 18 माइनस 11, यानी कि 7 का अंडर रूट बच जाएगा और 9 में से 3 बाहर आ जाएगा। √7/3 सवाल का आंसर हो जाएगा। नंबर 38 पे आते हैं। व्हाट आर द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय आयुष इन ऑल द सब्जेक्ट। आयुष के द्वारा सभी सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्कोर किए गए? आयुष है किधर? इधर है बीच में। ठीक है, तो 8 दूना 16, 8 तिरिके 24, 8 चौका 32 और 9 कितना हो जाएगा? 41, यानी कि 410 प्लस ये 8 है और ये 0 0 2 10 और 5 15, यानी कि 425 स्कोर किया पूरे 5 सब्जेक्ट में। तो मैं कह सकता हूँ ये परसेंटेज तो निकालना नहीं है, सिर्फ स्कोर पूछ रहा था। 425 सवाल का आंसर हो जाएगा, सिर्फ जोड़ना था, हमने किया क्यों फिर? आते हैं 39 नंबर सवाल पे। ठीक है भाई, एक फैमिली जो है इतना रुपया अर्न करता है जिसमें से 10% सेव करता है। तो अगर 75,000 अर्न किया
तो 10% सेव किया यानी कि 7500 रुपये क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है। 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एजुकेशन। ठीक है। अगर परसेंटेज का ही कहानी चल रहा है तो कर सकते हैं। ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, जो यहाँ बीच में है एक्सपेंडिचर, जो कम करने के बाद आएगा, हम देख लेते हैं। तो उसको हम देखते हैं 30% जो एक्सपेंडिचर है वो इनकर होता है किस पे, एजुकेशन पे। एजुकेशन पे मेरे भाई 30%। ठीक है। वाइल 30,375 रुपया खर्च होता है हेल्थ पे, यानी कि स्वास्थ्य पे। ठीक है। एंड रिमेनिंग अमाउंट इज स्पेंट ऑन फूड। फूड पे जो पैसे बच गए वो सारे इस पे खर्च होते हैं। समझ गए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम। पूरे इनकम का कितना परसेंट होगा फूड पे जो खर्च हो रहे हैं। ये आपका बढ़िया सवाल है, कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं करते हैं, आपके सामने करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले निकालता हूँ कि फूड पे कितना रुपया खर्च हो रहा है। तो अगर अगर मेरे भाई मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो अगर तुम मेरी मानो तो फर्स्टली कैसे कर पाएंगे हम, देखो जरा। अगर हम इसको 100% माने, ठीक है, तो ये 10% है, यानी 90% तुम्हारा एक्सपेंड हो गया। तो आओ जरा हम एक चीज चेकआउट कर लेते हैं, एक चेकआउट कर लेते हैं कि 30% इसका खर्च करता है। देख रहे हो, 90%, सॉरी 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है एजुकेशन पे, यानी कि 9 या 27% इस पूरे का बोल सकता हूँ, 27% पूरे का बोल सकता हूँ। बोलिए। अब मैं जरा देखूं कि ये जो परसेंटेज खर्च हुआ है, टोटल का कितना परसेंट खर्च हुआ है। तो आप जरा देखो, 75 से हम काटते हैं, 75 का मतलब हो गया 0.1%। समझ गए। 75 से काटो तो आप बोलेंगे 4। बोलिए 4। फिर आपने देखा 37, 4 हो गया 300, 37 यानी कि 0, और 375 यानी कि 5। बोलिए क्या मैंने सही किया। 375 का मतलब 405, पूरा पूरा कट गया। अब चूंकि हमने 0.1 से डिवाइड किया है, तो हम कह सकते हैं कि 40.5 क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा टोटल का। समझ गए। तो अगर टोटल तुम्हारा 90% है, तो मुझे इस फूड का निकालना है। तो देखो जरा, 90 में से कम करना पड़ेगा इन दोनों को जोड़ के, यानी कि 47 पॉइंट, सॉरी 4 2 6, 67.5% कम करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 22.5%। इतना आपने खर्च किया फूड पे। और ये 22.5 किसका है, टोटल का। इस पूरे वैल्यू का 22.5% खर्च किया आपने फूड पे। समझ गए। बढ़िया सवाल और मजेदार आपका सॉल्यूशन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। आप खुद से जोड़ लो यार, टोटल जोड़ ही दिया है फिर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5800, 5700, 5400, 5600, तो क्या हो जाएगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल क्यों पूछते हो मेरे भाई, एग्जाम में ऐसे सवाल आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, टाइम वेस्ट है ये सब। या तो बढ़िया पूछो या फिर मत पूछो। फाइंड द अमाउंट, इंटीग्रल वैल्यू को निकालना है। द सम ऑफ 6500 इज बीइंग बोरोड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, यानी कि 5% रेट, और टाइम हो जाएगा 4 साल। बोलिए, टाइम हो जाएगा 4 साल। समझ गए। तो आपसे कह रहा है कि ये कितना पैसा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर 5% रेट है तो मैं कह सकता हूँ कि 100 की वैल्यू 105 बन जाएगी, यानी कि 20 की वैल्यू 21 बन जाएगी। बोलिए, 20 की वैल्यू 21 बन जाएगी। या तो इस तरीके से आप पावर 4 कर लो और 65 की तुलना 20 की पावर 4 से निकाल लो इसका गुना। या तो एक तरीका, तुम्हारा फर्स्ट तरीका ये है, फर्स्ट मेथड ये है। या फिर आपने एक रट्टा लगाया होगा 4 6 4 1, ये रेशियो आपने याद किया होगा। तो अगर हम 6500 की बात करें, इतना रुपया का पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है 5%। ठीक है। तो 65 इंटू 5, 6 5 30, 5 5 25, यानी कि 325 रुपया। ये हमने 5% की बात करें। अब इसका 5% फिर से निकालो तो कितना हो जाएगा, 3.25, तो 10% हो जाएगा। सॉरी 32.5, तो 10% हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 16.25, ये क्या हो जाएगा, 5%। इसका फिर से निकालो 5%, तो 1.625 का आपको आधा करना पड़ेगा। बोलिए कितना हो जाएगा, 0.8125, ये बन जाएगा 0.8125। इसके बाद फिर से निकालो 5%, तो ये लगभग क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, लगभग 0 प्लस, थोड़ा सा हो जाएगा।
ये हमने क्यों निकाला? ये तरीका है 4 साल का इंटरेस्ट निकालने का। इस रेशियो से क्या करो, गुना कर दो। फर्स्ट वाले को 4 से गुना, सेकंड वाले को 6 से गुना, इसको फिर से 4 से गुना और इसको 1 से गुना। तो 0 प्लस, ऑलमोस्ट 0 प्लस ही बनेगा, थोड़ा सा ज़्यादा। 8 चौका 32, 125 गुना 4 यानी कि 3.25। सॉरी, हाँ सही है, 3.25 सही है। इसको आप 6 से गुना करो, 16 छक 96 और 1.5 यानी कि 97.5 के आसपास। ठीक है, 97.5 के आसपास। इसको आप 4 से गुना करो, 3 चौका 12 और 1 1300, 1300 के आसपास। तो 1300 ये, 97 और 300 के आसपास ये, यानी कि लगभग 1400 आपका क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया, कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया। मूलधन कितना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 6500, ब्याज कितना 1400, यानी कि अमाउंट पेड किया हमने 7900। ये लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आपसे पहले ही कह रखा है कि इंटीग्रल वैल्यू अब निकालो। तो क्या करेंगे हम लोग, 7900 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। A can do a certain piece of work in 2.4 times the number of days in which B and C together can do it। तो अगर हम B और C की बात करूं, तो अगर तुम्हारा ये 1 मिनट टाइम लेता है तो ये 2.4 टाइम्स लेगा। बोलिए, ठीक है। अगर इसको हम पॉइंट को हटाएंगे तो 5 से गुना कर लो, यानी कि 2 पचे 10, 4 पचे 20, यानी कि 24 पचे 120 और ये बन जाएगा 5। 12:5 कुछ और नहीं बल्कि ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। If A and B together can do the said piece of work in 27 days and C alone can do it in 75 days, तो पहले हम निकालते हैं एफिशिएंसी। उल्टा हो जाएगा, 5:12। देन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू दिस पीस ऑफ वर्क। अगर मेरे भाई ए की वैल्यू 5 है और बी प्लस सी अगर 12 है, बी प्लस सी अगर 12 है, तो सवाल ये कह रहा है कि बी कितना टाइम लेगा इस काम को पूरा करने में। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। एक और लाइन लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर 27 दिन लेते हैं और सी अकेला उसको 75 डेज में कर सकता है। अगर सी अकेला की बात करें ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, अगर मान लिया हमने सी अकेला 27 डेज यानी कि 27 डेज इनटू सी की एफिशिएंसी, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मालूम है। ये काम जो होगा बिल्कुल सेम होगा, माई मिस्टेक, ए एंड बी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी नहीं बल्कि 27 दिन में कौन काम करता है, ए और बी काम करता है। ये काम बिल्कुल सेम होगा जब सी उसी काम को 75 डेज में करेगा। समझ गए बात? इससे फायदा क्या होगा, मुझे ए और बी का सी से रेशियो मिल जाएगा। 75/27 यानी कि 3 से काटोगे अगर तो 25/9, 25/9। अब तुम यहाँ पे अगर तुम देखो तो 25 और 9 यानी कि 34, और यहाँ पे तुम अगर जोड़ोगे तो 5 और 12 यानी कि 17 बन जाएगा। तो दोगुना करना पड़ेगा मुझे, दोगुना करना पड़ेगा। 5 दूना 10 और 22, 12 दूना 24, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे सी की वैल्यू 9 है तो सी की वैल्यू 9 कम कर लो, यानी कि बी की वैल्यू आ चुकी है 15। अब तुमको ए बी और सी सब वैल्यू मालूम है, ए बी और सी सारे वैल्यू मालूम है। किसी एक को उठाओ, इक्वेट कर दो। 75 इंटू सी का मतलब 24। अगर मुझे बी की निकालनी है तो बी से कर दो डिवीजन, 15 पचे 75। ओह, क्या मैंने मिस्टेक किया? मिस्टेक हो रखी है मेरे से कुछ। अगर सी का वैल्यू 9 आया तो ए प्लस बी मिलकर 25 हो जाएंगे। देन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू दिस पीस ऑफ वर्क, टू डू दिस पीस ऑफ वर्क। ठीक तो है मेरे भाई, ठीक तो है भैया, ठीक तो है। तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं ए प्लस बी को लेकर चलूं तो मेरा काम हो पाएगा क्या, 27 इंटू ए प्लस बी का मतलब 25 एफिशिएंसी। ठीक है। अगर मुझे बी का निकालना तो 15 यानी 3, ये 5 और 3 से कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 45 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जिसमें बी तुम्हारा काम खत्म करेगा। तो सी के लिए क्यों अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, होना पड़ेगा। इसको चेकआउट कर लेता हूँ। अगर तो अच्छा, ये मैंने 424 लिया था, माई मिस्टेक ठीक है। बी प्लस सी, हाँ तो यहाँ पे सी की वैल्यू 9 है ना, ठीक है। तो 75 इंटू 9
और बी का वैल्यू कितना है 15, यानी 15 पचे 75, 45 डेज तुम्हारा यहाँ से भी आंसर आ चुका है। ठीक है, हमें मिस्टेक कर रहे थे, 24 डाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं और नंबर 43 पे आते हैं। बढ़िया सवाल है। दो सर्कल टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली एट सी। दो सर्कल है और टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली एट पॉइंट सी। ये तो कट हो गया, फिर से कट हो गया। ठीक है, दो सर्कल है जो एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली एट पॉइंट सी। ये तुम्हारा पॉइंट जो है वो कौन सा है, सी पॉइंट है। ए बी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, ये सवाल क्या है, डीसीटी का है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो ए बी है। ठीक है मेरे भाई, ओके जी। ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एंड सी ए बी की जो वैल्यू है मेरे भाई, सी ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 55 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए सी बी। अरे भाई ये तो रट्टा हुआ है दोनों का सम, ये 90 होता है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है इसमें, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बी पूछता तो अलग बात होता। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ 10th ग्रेड बॉयज of Portland High School? Where is Portland High School? Who are not enrolled in the science? आपसे कह रहा है 10th ग्रेड के विद्यार्थियों का अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज होगा पोर्टलैंड हाई स्कूल के बॉयज का जो इनरोल नहीं हुए हैं साइंस में। तो बॉयज की बात कर रहा है 20 की बात कर रहा है। बोलिए टोटल बॉयज कितने हैं, 45, यानी कि 4/9 इंटू कर लो 100%, यानी कि 400/9%, यानी कि 9 × 36, 9 × 36.444444 समथिंग इतना परसेंटेज। आगे बढ़ जाओ, पाई चार्ट। इफ 1200 kg of fruits were sold in a day, find the difference between sales of grapes and oranges. ऑरेंज यहाँ पे है और ग्रेप तुम्हारा यहाँ पे है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो तो आप बोलेंगे 5%। तो 1200 का 5% कितना हो जाएगा, 12 तुम्हारा 1% है, तो 12×5 = 60। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नंबर 46 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2019 इन ऑर्गेनाइजेशन डी एंड ई टेकन टुगेदर। 19 की बात करो, डी और ई टेकन टुगेदर 7-6-13,600 टू दैट इन 2021 इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। 21 पे यहाँ है 8-7-15,600, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, 4 से कटेगा, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×3 = 12, 4×9 = 36, 34:39। क्यों पूछते हैं ऐसे सवाल। tan प्लस कॉट की वैल्यू अगर 2 है, इसका मतलब tan थीटा प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जरूर 1 रही होगी। थीटा की वैल्यू 45, यानी tan की पावर जो भी होगा सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भी 1, ये भी 1, यानी 3 2 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, और इसकी वैल्यू 1 × 1 यानी कि 1। 10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस बंदे ने चूज ही नहीं करा, पढ़ता ही नहीं है। 48 पे आते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। 1 मिनट में जरा इसको सही तरीके से बनाता हूँ ऑटोमेटिक शेप का यूज करके, ठीक है। तो ये देखो जरा, ये तुम्हारा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं बना, क्यों भाई, पावर खत्म हो गई क्या इसकी। सही है, पावर खत्म हो गई क्या। ठीक है, तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। साइड क्यू आर पे एक पॉइंट एस है जिससे कि क्यू आर इज इक्वल टू 3QS। मान लिया हमने कोई पॉइंट यहाँ पे एस ले लिया, तब तो ये 3 पार्ट में तोड़ने के बाद तीनों इक्वल पार्ट में, ऐसा कुछ आप मान लो, ताकि QS जो है इन तीनों का 1/3 हो। अगर PQ तुम्हारा 9 होगा तो सारे 9 होंगे, ये भी 9, ये पूरा अगर 9 है तो 3 टुकड़ा का मतलब ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 और ये भी 3, ये तो 9 है, ये है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ PS? वेयर इज PS? कहाँ है PS? अच्छा, इस S को आपको P से मिलाना है, मिला दिया आपने, तो इस PS की लंबाई क्या होगी आपसे पूछ रहा है।
पीएस की लंबाई क्या होगी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हो, कोसाइन रूल लगा सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम है आपको 60 डिग्री होती है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल लगा सकते हो, cos 60 इज इक्वल टू क्या लगा सकते हो, सामने वैल्यू का स्क्वायर करो और माइनस करो, यानी कि पी एस का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम कर लो, यानी कि 99 प्लस 99 और प्लस कितना हो जाएगा 9। मैंने सही करा ना, फॉर्मूला भूल तो नहीं गया। ठीक है, अपॉन 2 इंटू एक्स वाई, 9×27, सही है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। 2 से 2 काट लो, 2 से 2 काट लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर, टी बन जाएगा 27 इज इक्वल टू 90 माइनस पी एस का स्क्वायर, यानी पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 माइनस 27 यानी कि 63, यानी पी एस की वैल्यू आ चुकी है √63। चलो ठीक है, मुझे फार्मूला याद है फिलहाल। इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। जिस एंगल को आप लेके चलते हो उसका सामने वाले साइड को आप माइनस कर लो स्क्वायर करके। ठीक है, माइनस कर लिया हमने, और दोनों साइड के स्क्वायर का सम करो बटा 2 इंटू एक्स वाई, यानी कि दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन कर दो। इससे आपको क्या मिल जाएगा, सामने वाले साइड का लेंथ मिल जाएगा। बढ़िया सवाल। 49 पे आते हैं। बाई सेलिंग अ टेबल फॉर 1596, अर्नो जो है वो आरओ जो लूज करता है 24% लूज करता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 24%। आपसे बोला 1596 जो है 24% लूज करने के बाद आया, मतलब 76% की वैल्यू है। 24% प्रॉफिट चाहिए मुझे, मतलब 124 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि नया एसपी हो जाएगा जिसमें हमको 24% की लाभ होगा। बोलिए, 19 चौका 76, 19 से ये कट रहा है क्या, या चेकआउट तो कर लो। 19 चौक 76, 19 अट्ठे 19 चौक 76, ये पूरा पूरा कट जाएगा 21 से। 21 चौक 84 कैरी 8, 21 दूना 42, 8 52 कैरी 5, 21 और 5 26। क्या मिस्टेक हो गई, 2604 क्यों नहीं आ रहा है ठीक है, फिर से करें। 21 गुना 4, 21 गुना 4 84 कैरी 8, 21 दूना 42, 8 50। अच्छा, और 42 21 5 2604, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2604 रुपए सवाल का आंसर हो जाएगा, जिसमें 24% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। आखिरी सवाल पे आते हैं। व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 14, 16 और 18। समझ गए। एक छोटा नंबर निकालिए, लिस्ट नंबर क्या होगा जिसको अगर डबल किया जाए तो वो इस नंबर से डिविजिबल होगा। यानी सिंपल तरीके से आपसे कह रहा है भैया कि आप एलसीएम निकालो, उसका आधा कर दो, क्योंकि जो आधा वैल्यू होगा उसको हम डबल करेंगे तो एलसीएम बन जाएगा, और एलसीएम जो होता है तीनों का मल्टीपल होता है। समझ गए बात। तो आप क्या करो, पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालो किसका किसका, 12 का, 14 का, 16 का और 18 का। सही है ना, 12, 14, 16, 18। ठीक है 12, 14, 16, 18। 2 से काटा 6, 7, 8, 9, फिर काटा 2 से 3, 7, 4, 9, 3 से काटा 1, 7, 4, 3, 7 चौका 28, 3 84, 3 दूना 6 दूना 12, यानी कि 84 इंटू 12, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, यानी कि 84 2 से काट लो, यानी कि 6, 8 छक 48 और 4 छक 24, यानी कि 504 क्या हो जाएगा, ये वही नंबर है जिसको अगर हम डबल कर देंगे ना तो तीनों नंबर से क्या हो जाएगा, चारों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो अंतिम सवाल बहुत ही आसान सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस मेहनत के लिए। बहुत एफर्ट लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगती है। ठीक है, तो आइए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।